हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा और मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब हमने देखा कि किस तरह से इन वेरियस वेज ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट हुआ है ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, इट हैजंट ऑलवेज रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी फॉर वन एंड ऑल। राइट, उसके कारण जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है वो एग्जैस्परेट हो गई हैं। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको उतना ज़्यादा जो है नहीं मिला है। इट हैज़ लेड टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वन ऑफ द मेजर इशूज़ राइट सराउंडिंग ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे नॉट ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन देयर ओन कंट्रीज but often globalization has also enabled dumping of waste from developed countries in these developing countries। ठीक है, सो ये सारे इश्यूज जो है इंपॉर्टेंटली इमर्ज हो गए हैं। राइट, इसी में जो है आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी इशू डाल सकते हैं। राइट, विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग विच ग्लोबल नेटवर्क्स हैव enabled, उसके इश्यूज भी डाल सकते हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम देयर आर ऑल्सो न्यूमरस स्कॉलर्स, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, भगवती, जिन्होंने डिफेंड किया है ग्लोबलाइजेशन को। अब व्हाट आर द बेसिस ऑन विच ये ग्लोबलाइजेशन को डिफेंड करते हैं? भगवती, जगदीश भगवती, राइट, जो कि एक नियो लिबरल स्कॉलर है, राइट, उन्होंने एक काम लिखा था इन 2000s, अगेन आई थिंक अराउंड 2004, विच वाज कॉल्ड इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर भगवती आर्ग्यू करते हैं कि ये जो आप एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट चलाते रहते हो ना, दे आर इल फाउंडेड। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट प्रॉब्लम, इन फैक्ट इट इज़ द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो जो चेंजेस आप एनविसेज कर रहे हो, जो डेवलपमेंट आप इन्विसेज कर रहे हो, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती विदाउट आपकी ग्लोबलाइजेशन। राइट, दिस वॉज समथिंग जो कि उन्होंने आगे रखा। इनफैक्ट वो बात करते हैं इसी काम के अंदर, he gives empirical evidence so as to show कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने ओपनिंग अप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को, जॉइनिंग द ग्लोबल इकोनॉमी को, इट हैज़ लेड टू डेवलपमेंट एंड in fact economic growth of poor countries, including the trickling down of this benefit to the poorest of the poor in the developing world। राइट, भगवती का ये मानना है कि ये जो लोग बोलते रहते थे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है इज ओनली वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एमएनसीज, इट नीड्स अ ह्यूमन फेस, ही आर्ग्यूज कि इनफैक्ट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन फेस है। और इसी काम के अंदर उनके चैप्टर्स हैं ऑन चिल्ड्रन, ऑन विमेन एंड पॉवर्टी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप कंडीशंस देखें बच्चे एंड औरतों की इन द कंट्रीज दैट हैव ओपनड अप कंपेयर टू दोज कंट्रीज हु हैवंट, राइट, आप देखेंगे कि इन औरतों और बच्चों की कंडीशंस जो है बेहतर हो गई है। इनफैक्ट
in case of women, he also gives examples, जैसे कि within a country also there can be certain zones बनाए जा सकते हैं, right? जैसे कि export processing zones होते हैं, जैसे कि हमारे भी SEZs etc. हम conceptualize करते हैं इंडिया में, right? वो कहते हैं उन export processing zones में अगर आप औरतों की conditions देखें vis-a-vis in other parts जहाँ पे ऐसी conditions available नहीं है, वो वियतनाम का example यूज़ करते हैं और वो दिखाते हैं कि किस तरह से एक्सपोर्ट प्रमोटिंग प्रोसेसिंग जोन्स के अंदर इन औरतों के पास वेरियस इकोनॉमिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ विच रीजन दे आर एबल टू अर्न फॉर देमसेल्व्स and lead better lives, whereas in other parts of the world, in other parts of the same country, they often resort to prostitution or other forms of degrading labor so as to be able to survive. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है जगदीश भगवती ने आगे प्रेजेंट किया है इन केस ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. साथ ही में यहाँ पे एक और पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जेफरी सैक्स एंड एंड्रू वर्नर का एक मेजर सेमिनल पेपर आया था, जहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से opening up the economy and becoming a part of international trade has it led to development, right? और इसी बेसिस पे वो various developing countries को जो है एनालाइज करते हैं. अब वो अपने पेपर में दिखाते हैं कि देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर्क, राइट? एंड दे टेक अ वाइड इंस्टेंस ऑफ कंट्रीज. अब पेपर थोड़ा पुराना है, ये अभी भी 1990s की बात कर रहा है, राइट? लेट 1990s एट्सेट्रा की बात कर रहा है, बट स्टिल जो है द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट इट पुट्स फॉरवर्ड आर वेरी क्रेडिबल. ठीक है, तो ये दिखाता है बाय एनालाइजिंग वेरियस कंट्रीज, ब्राज़ील हो गई, मेक्सिको हो गई, इंडिया का एग्जाम्पल लेता है, राइट? कि किस तरह से रिफॉर्म्स जो हैं वर्क किए हैं. नाउ ही सेज कि अब देखिए कोई इनविंसिबल पॉवर्टी ट्रैप इनफैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता. टू से कि एक शॉक थेरेपी के कारण हम गरीब हो गए एंड अब जो है हम इस पॉवर्टी ट्रैप में फंस गए हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ओपनिंग अप पॉलिसीज दैट वी एक्सेप्टेड. ही सेज नो. He's like, the problem wasn't, Sachs and Warner say, the problem wasn't joining the economy, the global economy. The problem was the way you handled it. The lack of institutionalization, the lack of proper economic policies. In fact, he shows that even when you look at various countries who suffered through such shocks, अगर आप Asian tiger economies का ही example देख लें, तो सैक्स एंड वर्नर बोलते हैं कि किस तरह से सेकेंड रेंज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि ज़्यादा वेल थॉट आउट होती हैं, दे हेल्प देम बाईपास दीज इकोनॉमिक इश्यूज दैट दे वर फेसिंग एंड दोबारा इनको प्रोपेल कर दिया एक डेवलपमेंट की पाथ पे. ठीक है, तो सैक्स एंड वर्नर जो है ये दिखाते हैं कि जिन भी कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमीज को खोला है एंड फॉरेन ट्रेड में उन्होंने इंडल्ज किया है, दे हैव विटनेस्ड एक्सेलरेटेड ग्रोथ, राइट? इनफैक्ट इंडिया जो है वो ही एक क्रेडिबल एग्जाम्पल है कि एक जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था कि 4% से हम ऊपर बढ़ ही नहीं पाते थे, दैट वाज ओनली ब्रोकन इन मतलब for a long term sustainably after the introduction of the LPG reforms, right? In fact World Bank ने 2019 में पॉइंट आउट किया कि किस तरह से इंडिया ने, right? अब यहाँ पे वो भगवती की आर्ग्यूमेंट्स को भी जो है हम एक तरह से क्रेडिबल मान सकते हैं कि किस तरह से 2019 में व्हेन यू कंपेयर टू द 1990s जब से रिफॉर्म शुरू हुए थे, इंडिया ने अपना एनुअल ग्रोथ रेट 7% से ऊपर रखा, राइट? ऑब्वियसली इसके अंदर जो है डिप आया पहले ड्यू टू आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस था एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक देयर इज अ डिप, बट ओवरऑल जो है एक 7% से ऊपर देखा गया था इन द लास्ट 15 ईयर्स. एंड इम्पॉर्टेंटली, राइट, इसने हाफ कर लिया था अपना पॉवर्टी रेट. मतलब जो इफेक्ट्स हैं, जो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट हैव नॉट ओनली रिमेन्ड विद द टॉप 1% और विद जस्ट द मिडिल क्लास बट दे हैव ऑल्सो ट्रिकल्ड डाउन. ठीक है, जहाँ पे अब जो है जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इनफैक्ट 2020 की ये जो है आपकी फाइंडिंग्स थी, जो इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी ये इनफैक्ट 2005 से भी, राइट, 54.7% जो है 2005 में थी, दिस हैज़ ड्रॉप टू जस्ट 17% इन 2020. हाउएवर देयर आर ऑल्सो अदर फिगर्स जो कि शो करते हैं कि किस तरह से नाउ इंडिया टॉप 1% hold nearly 73% of the wealth. So benefits might have trickled down, but they haven't proportionately trickled down. So inequality still remains gloomingly large in the country.
साथ ही में वर्ल्ड बैंक अगेन शोज द एग्जांपल फॉर चाइना ऑल्सो अनदर मेजर कंट्री जिसने बेनिफिट किया है आउट ऑफ द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज जो कि स्टेट ने ही जो है चाइनीज स्टेट ने अपनाई, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं दैट मोर देन 850 मिलियन चाइनीज पीपल जो है इनको एक्सट्रीम पॉवर्टी से लिफ्ट आउट कर चुके हैं। एंड चाइना का पॉवर्टी रेट 1981 में जो 88% होता था, 2015 तक इट हैड ड्रॉप टू 0.7% एज मेजर्ड बाय परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि $1 अराउंड $2 से नीचे रह रहे हैं पर डे, फिक्सिंग इट अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग प्राइस पैरिटी, राइट। तो ये जो है अ क्रेडिबल इम्प्रूवमेंट्स, राइट, बिग वाइड स्केल इम्प्रूवमेंट्स। इनफैक्ट चाइना इज स्टेटेड टू ओवरकम the US economy and become the largest one, right? China खुद बोल रहा है that we are ready to take on the mantle of globalization. China खुद even after the coming in of the pandemic has been the only country जिनकी economy जो है नेगेटिवली कॉन्ट्रैक्ट उतना नहीं की है, चाहे ग्रोथ रेट स्लो हुआ है बट अभी भी पॉजिटिव में है। इनफैक्ट स्कॉलर्स लाइक फरीद ज़कारिया ने ये अंडरलाइन किया है कि आप जो अब LPG और वेरियस रिफॉर्म्स देखते हैं कंट्रीज़ में, इनका दे हैव बीन मार्क्ड बाय अ ग्रोइंग शेयर ऑफ ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड इन द ग्लोबल ट्रेड। अगर आप चाइना का ही एग्जांपल लेते हैं 1995 में, राइट, तब भी जो है उनकी ओपन अप हो चुकी थी। 1995 में 3% था इनका ग्लोबल गुड्स की ट्रेड के अंदर शेयर इन द ग्लोबल, यहाँ पे सिर्फ गुड्स पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और दिस इंक्रीज टू 12.5% इन 2018। अगर हम फुल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इनका शेयर देखें, नॉट जस्ट गुड्स के अंदर, तो चाइना की कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 3.65% एज ऑफ 2019-20, राइट, विच इज ह्यूज, राइट। इनफैक्ट जो शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड है इट ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पैंडमिक फॉर चाइना। वाई? बिकॉज ऑफ पैंडमिक रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, PPE हो गए, अदर इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गए, राइट। एंड ऑलरेडी चाइना जो है हैज रिप्लेस्ड US, हैज बिकम द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ the world, with shipments also increasing to 3.6% by 3.6% in 2020 when the pandemic was on, right? And in fact Zakaria कहते हैं ये जो increase in ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो शेयर आया है ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना एंड जो सेकंड डेवलपिंग कंट्री जिसने मैसिव जो इसका एडवांटेज है दैट इज इंडिया, दैट हैज ऑब्वियसली बीन एट द एक्सपेंस ऑफ USA, यूरोप एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। एंड बिकॉज ऑफ दिस Zakaria says that it is actually the decline of the West and the rise of the rest phenomena. जगदीश भगवती अब दोबारा बात करते हैं कि देखिए अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ग्लोबलाइजेशन हैज ओनली बीन ग्रेट, बेटर, अमेजिंग। Obviously there have been certain adverse consequences of globalization too, जैसे कि हमने बात की थी, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग जो है बढ़ गई है, इनइक्वालिटी जो है थोड़ी बहुत बढ़ गई है, राइट, जॉब लॉसेस जो हैं वो भी हुए हैं। But he says this isn't a problem of globalization. This is the problem because of lack of steps taken by the countries, right? So यहाँ पे जो है there is certain convergence that even neoliberal scholars have with say certain left-leaning scholars like Amartya Sen, wherein they put the onus ऑफ दिस के बेटरमेंट का जो ओनर्स है वो गवर्नमेंट्स पे डालते हैं और उनकी पॉलिसीज पे डालते हैं, ठीक है। तो अभी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट्स के ऊपर है, कंट्रीज के ऊपर है, हाउ दे मैनेज ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ दे मेक इट वर्क बेटर। एंड वो 3 pronged स्ट्रैटेजी जो है, 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। पहले वो बोलते हैं कि पॉलिसीज बनाइए जिसके थ्रू, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, डाउन साइड्स जो है ग्लोबलाइजेशन के वो आंसर हो सके। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉब्स जो है उसकी जगह अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस हो, कुछ रिटेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इनिशिएटिव्स हो जिसके थ्रू एग्रीकल्चर में वॉलेटिलिटी जो है डिक्रीज कर सकें, राइट। ही सेज एंड दिस वोंट वर्क बाय गिविंग सब्सिडी सो ऑन सो फोर्थ, यू हैव टू टेक लॉन्ग टर्म स्किल ओरिएंटेड ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अहेड जिसके थ्रू ये चेंजेस जो हैं लिए जा सकते हैं। सेकेंडली ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रांजिशन है फ्रॉम अ क्लोज टू ओपन इकोनॉमी वो एक ग्रेजुअल मैनर में करना चाहिए, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मार्केट्स। भगवती इनफैक्ट एग्जाम्पल देते हैं टाइगर इकोनॉमीज एंड द काइंड ऑफ क्राइसिस दैट दे फेस्ड इन 1997 एंड 98, जिसके कारण जो है मैसिव क्राइसिस जो है उनको फेस करना पड़ा था, राइट। इनफैक्ट इंडिया कैन बी अ ग्रेट पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल हियर, जहाँ पे इंडिया ने अपने फाइनेंशियल मार्केट्स को एक पॉइंट में एकदम से नहीं ओपन कर दिया, बट देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट with the RBI and various other institutions playing umpires, right, कि किस तरह से जो है हम इन सारे चेंजेस को मिटिगेट कर सकते हैं।
फाइनली भगवती अर्ज करते हैं कि आप ऐसी पॉलिसीज अपनाइए जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ऑन वेरियस सोशल इश्यूज, राइट, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो राइजिंग इनइक्वालिटी हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो, राइट, इन सब के ऊपर स्टेप्स लिए जाएं। एंड इन फैक्ट वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज जो है दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स लाइक MDGs, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एंड SDGs दैट गेव यू क्रेडिबल मार्कर्स जिनके अगेंस्ट आप अपनी डेवलपमेंट और अपनी इंप्रूवमेंट जो है चार्ट कर सकते थे। एंड देयर वाज आल्सो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग बाय दीज एजेंसीज एज वेल, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी जो कि भगवती आपको सजेस्ट करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंटली इज ग्लोबलाइजेशन एंड इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है ऑन नेशन स्टेट। अब हमें पता है नेशन स्टेट जो है एक प्रिडोमिनेंटली मॉडर्न फिनोमिना था, राइट, एक मॉडर्न फिनोमिना था जहाँ पे हमने पढ़ा कि नेशन स्टेट के जो है 4 मेन फीचर्स आ गए। देयर वाज अ फिक्स्ड टेरिटरी, देयर वाज अ सर्टेन पॉपुलेशन, राइट, देयर वाज अ सर्टेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इनको कंट्रोल करती थी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी, बोथ इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, जहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट को नहीं बता सकता था व्हाट यू हैव टू डू इन योर टेरिटरी टू योर पीपल। माइकल मैन अब आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न स्टेट्स इसीलिए दे एंड अप enjoying हाई लेवल्स ऑफ फर्स्टली इंटेंसिव पावर। इंटेंसिव पावर क्या है? ये पावर है विच इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, बट इन फैक्ट सोसाइटी के हर एस्पेक्ट के साथ जो है ये रिलेटेड है, राइट, जहाँ पे इनके पास पावर है टू बोथ रेगुलेट एंड कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटी, social relations, right, social activities, including even activities within the family, right। So domestic violence के against laws हो गए, property inheritance के laws हो गए, marriage के laws हो गए, इन सब को जो है state के पास power है regulate करने की। Along with intensive power, man argues that in modern nation states के पास बहुत सारी extensive power भी थी, मतलब ऐसी पावर जो कि throughout their territories exercise की जा सकती है, right। However, मैन नोट्स कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन आई है तब से द काइंड ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एंड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी जो कि इस नेशन स्टेट्स एंजॉय करते थे दैट हैज बीन अंडर सम सॉर्ट ऑफ ऑनस्लॉट। अब 3 मेन पोजीशंस विद रिगार्ड टू नेशन स्टेट एंड क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का ऑन द सेम, उसके बारे में बात की गई है ना। पहले जो एक पोजीशन आती है दैट इज ऑफ पोस्ट सॉवरेन गवर्नेंस, राइट। दिस हैज ऑब्वियसली बीन एडवोकेटेड बाय, जो हमने अप्रोच की थी उनमें हमने किया था ना हाइपर ग्लोबलिस्ट। तो हाइपर ग्लोबलिस्ट जैसे कि स्कोल्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि देखिए जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आई है देयर हैज बीन अ रिट्रीट ऑफ द स्टेट, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ द स्टेट एज अ मीनिंगफुल एक्टर, राइट। इनफैक्ट ये कहते हैं कि स्टेट हैज बीन होलोड आउट, मतलब अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज जो हैं ये कर रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग जो ये करते हैं, चाहे वो WTO हो, राइट। सो यू कांट चाहे आपको वो बोलेंगी MFN स्टेटस जो है आप उसको फॉलो कीजिए, ओपन एंड फ्री ट्रेड इकोनॉमी जो है आप उसको फॉलो कीजिए, राइट। डंपिंग आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप सब्सिडीज नहीं दे सकते हैं, राइट, विच इज़ वाई दे हैव मेड दो सेवरल बॉक्सेस विच वी विल डू व्हेन वी कम टू द इंस्टीट्यूशंस पार्ट एज वेल, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट जो है वो अंडरकट हो चुकी है। देन देयर हैज ऑल्सो बीन एग्जाम्पल्स ऑफ पूल्ड सॉवरेनिटी, जैसे कि EU में हुआ है, जहाँ पे स्टेट्स खुद जो है अपने कुछ मेजर फंक्शंस एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देते हैं कि आप ये हमारे लिए कीजिए। ऑन द अदर हैंड देयर हैव आल्सो बीन हाइपर ग्लोबलिस्ट लाइक केनिची ओमे, जो बात करते हैं कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इंक्रीजिंगली एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में हो रही हैं, सो द कमिंग इन ऑफ MNCs एंड TNCs हैज मेड द स्टेट रिडंडेंट, ठीक है। सो नाउ दिस इज वन व्यू विद रिगार्ड टू द नेशन स्टेट। अनदर व्यू कम्स फ्रॉम द स्केप्टिक्स, राइट। तो यहाँ पे रियलिस्ट स्कॉलर्स, अगेन रियलिज्म जो है हम जैसे ही अपनी इंटरनेशनल थ्योरीज की पैराडाइम शुरू करेंगे हम उसमें रियलिज्म देखेंगे। सो रियलिज्म जो है बेसिकली एक बहुत ही स्टेट लेड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जहाँ पे स्टेट रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर। एज वेल एज जो स्केप्टिक्स हैं ये कहते हैं कि देखिए इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो कब से चलता आ रहा है, राइट। यही स्केप्टिक्स बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई नए फिनोमिना हो रहा है, कब से आ रहा है, राइट। इट इज लाइक इंटरनेशनलाइजेशन ओनली, एंड ग्लोबलाइजेशन का ना आपने हवा बनाया हुआ है, इट हैज बीन एग्जैजरेटेड। States still remain the most decisive political actors.
In fact, there are numerous examples that they point to कि आप 2008 फाइनेंशियल रिसेशन के बाद देख लीजिए द वे स्टेट्स ने मेजर रोल अपनाया कि अपनी इकोनॉमीज को सेफगार्ड करने के लिए वेरियस काइंड ऑफ फिस्कल स्टिम्युलसेस जो यहाँ पे प्रोवाइड किए. सिमिलरली इन केस ऑफ कोविड-19 पैंडमिक्स, शटिंग डाउन ऑफ बॉर्डर्स, राइट, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, वाइड स्केल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो कि इन्होंने शुरू किए, लॉकडाउन के ऊपर जो बातें जो है इन्होंने शुरू की, ये सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता था अगर स्टेट्स पावरफुल हैं. अभी भी अगर स्टेट पावरफुल ही नहीं होते, रिडंडेंट हो गए होते, तो कौन उनकी बात सुनता. सिमिलरली वो बात करते हैं कि देखिए स्टेट्स ने ज्वाइन कर ली होंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बट दे ओनली डू इट एज पर देयर ओन कन्वीनियंस. जब उनको लगता है हमारे इंटरेस्ट नहीं सेफगार्ड हो रहे, तो क्या करते हैं, दे जस्ट pull out themselves. And again you can quote example of US यहाँ पे pulling out of UNESCO and Paris Accord. अब इन दो एक्सट्रीमिटीज ऑफ व्यूज के बीच में फॉल करती है एक थर्ड पोजीशन जो कि एक्नॉलेज करती है कि हाँ जी, ग्लोबलाइजेशन ने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस लाए हैं in the way that we perceive the nation state. This does not mean that the nation state has become redundant. However, दोनों ही नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं. और किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है, वो तीन चीज़ों के अंदर वो पॉइंट आउट करते हैं. मैनी स्कॉलर्स लाइक बॉबिट जो है ये पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए स्टेट अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग डोमेस्टिक ऑर्डर. राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली जब तक डोमेस्टिक ऑर्डर एंड लॉ नहीं है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स नहीं आएंगे. तो इन फैक्ट टू बी एबल टू इनवाइट दीज टीएनसीज एंड एमएनसीज ऑल्सो द स्टेट हैज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. राइट, ताकि लॉ एंड ऑर्डर डोमेस्टिक सिचुएशन अच्छी हो कि फॉरेन ये जो टीएनसीज एमएनसीज फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे वांट टू कम एंड सेट अप शॉप हियर. सिमिलरली as security के values also change, right? Now you have new security challenges जैसे कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म कि अब सिर्फ स्टेट में ही सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं आया है, इकोनॉमिक सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं आया है, टेररिज्म में भी अब ग्लोबलाइजेशन आ गया है. राइट, जहाँ पे दे आर ऑल्सो अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मीन्स, एंड टेररिज्म अब सिर्फ एक जगह पे सीमित नहीं रहा, बल्कि आपका अलकायदा जो कि मिडिल ईस्ट में चाहे बैठा हो कुड हैव अटैक्ड 9/11 जैसे कि एक मेजर सिनेरियो है. सिमिलरली आईसिस के वेरियस अटैक्स जो कि ऑल ओवर यूरोप भी हुए हैं. राइट, सो इसके कारण जो है अभी नए सिक्योरिटी चैलेंजेस भी एरप्ट हो गए हैं जिनको मैनेज करना सिर्फ कौन कर सकता है, आपका स्टेट कर सकता है. सेकेंडली, स्टेट ने जो है अपने आप को एज एन एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी जो है बना लिया है. राइट, तो इम्प्लीमेंट करना स्ट्रैटेजीज ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस हो सके. एंड यहाँ पे वेरियस स्कॉलर्स जो है वो एग्जाम्पल देते हैं ऑफ व्हाट दे कॉल इज कॉम्पिटिशन स्टेट्स. कॉम्पिटिशन स्टेट्स आर लाइक स्टेट्स लाइक चाइना, राइट, जिनको रियलाइजेशन थी कि अगर हमने लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक सक्सेस को एंजॉय करना है, वी हैव टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो सके एंड हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो हैं उनको एक मेजर फायदा हो सके. सिमिलरली रॉबर्ट कॉक्स भी एम्फसाइज करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के लिए भी एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है. राइट, इन द फॉर्म ऑफ नॉट जस्ट डोमेस्टिकली, जैसे कि हमने इसमें बात की थी कि डोमेस्टिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है कि इंडिया जो है पॉलिसी बताता है कितनी एफडीआई कहाँ पे अलाउड है, राइट, किस तरह से अलाउड है. राइट, बट इन फैक्ट इवन इन द इंटायर इंटरनेशनल जो आपका एक पूरा इंटरनेशनल जो सेटअप है, राइट, कैसे ही सेज यू नीड अ मिलिट्री टेरिटोरियल पावर ऑफ एन एनफोर्सर, जो कि अभी तक कौन, यूएसए एक रोल निभा रहा है. राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, राइट, नाउ द ट्रेड हैज टू पास थ्रू वेरियस एरियाज. राइट, नाउ फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कि पायरेसी एक मेजर इशू है. राइट, एंड पायरेसी को कर्टेल करने के लिए यू नीड मिलिट्री एंड टेरिटोरियल पावर जो कि यूएसए प्रोवाइड करता है. सिमिलरली एज एन एनफोर्सर कि अगर कोई फॉलो इनको नहीं करता है, सो बाय अप्लाइंग सैंक्शंस, चाहे वो ईरान के अगेंस्ट हो चाहे वो रशिया के अगेंस्ट हो, राइट, इन वेरियस टाइम्स जो है ये सैंक्शंस अप्लाई किए गए हैं. तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ जब देर इज दिस ह्यूज नेशन स्टेट इन द फॉर्म ऑफ यूएसए, ए हेजिमॉन, जो कि इन रूल्स को एनफोर्स कर पा रहा है. राइट, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऐसे जो बड़े स्टेट्स हैं वो तो अपने आप को क्रेडिबल इनफैक्ट बना के रख चुके हैं, बट इनफैक्ट इट इज द वीक स्टेट्स जो बेचारे आर नाउ विटनेसिंग अ सॉर्ट ऑफ रिडंडेंसी. फाइनली देयर हैज आल्सो बीन अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन कि किस तरह से स्टेट जो है डेवलपमेंट को प्रमोट करता है. इनफैक्ट कूपर
has coined the term post-modern states, जो कि ये बोलते हैं are way more pluralist because all the incoming of the diverse population, they are much more complex and at the same time they are much less centralized than bureaucratic modern states. Decentralization has become the norm of the day and now wider roles जो है अब private organizations द्वारा play किए जा रहे हैं to improve गवर्नेंस, राइट, जिसके थ्रू अब एक स्टेट का क्या रोल आ गया है कि हमने पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, हमने कंजम्पशन इंप्रूव करनी है एंड इन सब चीज़ों के अंदर जो है स्टेट एक मेजर रोल प्ले करने लग गया है. अब वी कम टू दिस मेजर डिबेट अबाउट सॉवरेनिटी. अब हमने देखा किस तरह के चेंजेस आए हैं, द वेरियस अप्रोचेस टू इट. अब हम बात करते हैं कि क्या सॉवरेनिटी एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है या अभी भी ये रेलेवेंट रहता है. अब यहाँ पे जो है अगेन एंड्रू हेवुड के अंदर बहुत ही अच्छी एक जो है ये प्रेजेंट की गई है एक इन अ फॉर्म ऑफ डिबेट. नाउ व्हेन ऑन द फेस ऑफ यस दे से ऑब्वियसली बॉर्डर्स जो हैं बहुत परमिएबल हो गए हैं. द फॉर्म ऑफ हार्ड बॉर्डर्स और जिसको हम हार्ड सॉवरेनिटी बोलते थे जहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल होता था स्टेट का, वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. देयर इज informational flows through internet, you can't really curtail it. चाइना कितना ट्राई करता है बट फिर भी प्रॉक्सी सर्वर्स यूज करके किसी ना किसी के थ्रू जो है बाईपास कर लेते हैं वो जितनी भी हैम्परिंग है. एंड इनफैक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ जो है चलाई जा सकती है. इनफैक्ट वी हैड ऑल्सो विजिटेड शंघाई एज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम wherein we witnessed, जहाँ पे हमें ही बच्चे बता रहे थे उन यूनिवर्सिटीज़ के कि these are the ways in which कि आप ये इंस्टॉल कीजिए and you can access Instagram, you can access Facebook, you can access Google, you can go ahead and do whatever you want. So despite whatever things that the state might try, अब इस टाइप ऑफ हार्ड सॉवरेनिटी जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाती है. ऑन द अदर हैंड a lot of people also argue कि ये जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड का मिथ है ये is something which is unsustainable, right? It is a gross exaggeration. तो फॉर एग्जाम्पल अभी भी हम नेशनल इकोनॉमीज का आइडिया रिटेन करते हैं तो हम ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट जरूर बन गए हों बट इसका ये मतलब नहीं कि बॉर्डर्स जो है इररेलेवेंट हो गए हैं, राइट. इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द लेबर मार्केट वी सी कि किस तरह से बॉर्डर्स अभी भी उतने ही शार्प है. सिमिलरली इट इज़ द स्टेट्स हु चूज टू इंगेज कि हमने कितनी हद तक इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर जो है डाइवर्ज करना है और कितना ज़्यादा जो है अपने आप को रिस्ट्रेन करना है. देन in the form of yes, sovereignty is an outdated concept. We have the rise of non-state actors. यहाँ पे TNCs हो गए, international NGOs हो गए, even international terrorist organizations हो गई, जिसके कारण जो है अब state is not the sole player in international realm, in global politics, but in fact various non-state actors have become just as important. However, on the no side of things, people say that अभी भी states जो है आर मेजरली डोमिनेंट. इनफैक्ट कोई और स्टेट इतनी ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ पावर इंजॉय नहीं करता जितना स्टेट करता है. किसी भी नॉन स्टेट एक्टर के पास जो है उतनी ज़्यादा पावर नहीं है. देयर आर सर्टन टाइनी प्रपोर्शन ऑफ स्टेट्स जिनको हम फेल्ड स्टेट्स बोल सकते हैं, वीक स्टेट्स बोल सकते हैं, जो कि अपनी पॉपुलेशन की डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, राइट. यू कैन टेक एग्जाम्पल्स ऑफ सोमालिया, to a certain extent Syria, right, जो कि फेल स्टेट्स बन गए हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस अभी भी स्टेट्स जो है उतने ही इंपॉर्टेंट है एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटीज़ को भी जो है रेगुलेट कर पाए हैं. इंडिया के ही टर्म्स में हम देखते हैं नॉट जस्ट TNCs एंड MNCs बट NGO से जब वो खफा हो जाते हैं तो FCRA एक्सेट्रा के थ्रू जो है उनको भी कंट्रोल कर पाते हैं, राइट. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करना तो ऑब्वियसली उनका एक मेन काम है ही है, जिसके लिए वी हैव सो मेनी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस. Apart from this, there is also the idea of collective dilemmas. Collective dilemmas मतलब we have the rise of global problems. ऐसे global problems जैसे कि climate change हो गया, terrorism हो गया, pandemics हो गए, international migration हो गया, ये कोई एक state अकेले नहीं solve कर सकता. Till the time all the states don't collaborate, तब तक ये solve नहीं हो सकती. On the other hand, people also use the pool sovereignty argument not against states but in fact for state. इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आपको इतना पसंद था अगर आपने कंप्लीटली अपनी सॉवरेनिटी को गिव अप करना था, सो इंस्टेड ऑफ पूलिंग सॉवरेनिटी आप गिव अप ही कर देते, अपनी सारी सॉवरेनिटी को आप छोड़ देते. बट अभी भी आप उसको रिटेन क्यों करके रख रहे हो? बिकॉज देयर इज सर्टन कॉम्पिटिशन जो अभी भी एग्जिस्ट करता है. यू वांट टू टेक बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेशन बट आप कंप्लीटली स्टेट को जो है रिडंडेंट नहीं बना देना चाहते. इनफैक्ट ब्रेक्जिट जो है पॉइंट आउट करता है कि इस तरह से पूल्ड सॉवरेनिटी की भी जो है अपनी लिमिटेशंस है. देन येस के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव इशू ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स,
जहाँ पे स्टेट सॉवरेनिटी जो है, जहाँ पे वी सीन इंटरनेशनल इंटरवेंशन, जहाँ पे वी सीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हैज़ बीन इन द फॉर्म ऑफ कि हम जो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने आए हैं, राइट। हाउएवर एट द सेम टाइम नेशन स्टेट्स जो है अभी भी एक इंड्योरिंग अलायंस रहते हैं, अभी भी वी सी रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राइट। चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो लाइक यूएसए या यूरोप, जहाँ पे हम देख रहे हैं देयर इज अ रिवाइव्ड नेशनलिज्म बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग सपोर्ट टू कंजर्वेटिव पार्टीज, जहाँ पे हम देख रहे हैं इवन इंडिया के अंदर आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म जो है दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, जहाँ पे वी कंटिन्यू टू सी कि नेशन स्टेट्स की डिमांड्स जो है कितनी सारी कंट्रीज में अभी भी ऑन है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी रियलाइज कि सॉवरेनिटी अभी भी एक रिडंडेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगेन इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस माइट हैव कम बट इट इजंट एब्सोल्युटली यूजलेस, राइट। सो वेरियस स्कॉलर्स जो है आर्ग्यू करते हैं दैट अंडरमाइनिंग जरूर हुई होगी बट देन अगेन देयर इज अ मेजर डिबेट, राइट। पीपल लाइक क्योहेन बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ऑब्वियसली ज्वाइन करने के कारण आपको अपनी पॉलिसीज एडजस्ट करनी पड़ती है, बाकी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो देयर इज सम फॉर्म ऑफ curtailing of your sovereignty. Whereas on the other hand, people like स्टीफन क्राजनर जो है ये नोट करते हैं कि चाहे ये इंस्टीट्यूशंस बन भी गई, किस तरह से तुम रोक पाए हो इनको, हाँ, किस तरह से आपने रोक लिया इन्हें। यूएसए को अगर अटैक करना था इराक पे, क्या कर लिया यूएनएससी ने, क्या कर लिया यूएन ने, राइट। सिमिलरली जब स्टेट्स को उनकी चीज़ें कुछ सूट नहीं करती हैं वो उनको छोड़ देते हैं, या इनफैक्ट कई बार छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने कमिटमेंट्स में ही एक बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये इनग्रेन कर लेते हैं, राइट। सो जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ने ग्रैंड फादरिंग क्लॉज, एस्केप क्लॉजेज इंक्लूड करवाए हैं WTO में, वैसे ही डेवलपिंग या जो न्यूली इमर्जिंग जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है दे आर ऑल्सो नो लेस, है ना। हमने भी तो इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में करा दिया ना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एक तरह से सर्टन फ्लेक्सिबिलिटीज वो पहले ही इनग्रेन करा के चलते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम हाउएवर वी ऑल्सो टॉक अबाउट किस तरह से राइजिंग इनइक्वालिटी एंड इमिग्रेशन के कारण जो है देयर हैव ऑल्सो बीन मेजर लूजर्स, राइट। एंड इन लूजर्स जो उनको क्योंकि उनकी सेफ गार्डिंग के लिए नोबडी हैज कम टू देयर हेल्प, अब जो है ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट जो है काफ़ी बढ़ रही हैं विच हैव बीन इन वोग स्पेशली सिंस द 2008 क्राइसिस, राइट। जिसका एक रिजल्ट क्या है पॉपुलिज्म की ग्रोथ, पॉपुलिस्ट कैंडिडेट्स एंड कंजर्वेटिव पार्टीज की ग्रोथ। तो चाहे वो ट्रंप का इलेक्शन होता था 2016 में, चाहे यूरोप के अंदर यूके के अंदर बोरिस जॉनसन का हो, राइट। सिमिलरली आपका जो है ब्रेग्जिट का आइडिया हो, राइट। टर्की के अंदर द रिसर्जेंस ऑफ कंजर्वेटिव पार्टीज हो, इंडिया के अंदर द राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म हो, राइट। ये सारे जो है कल्चरल बैकलैश की तरह देखे जा सकते हैं अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन।